अगर मैं आपसे कहूं कि आप 8-9 घंटे की यात्रा केदारनाथ में सिर्फ 30 से 40 मिनट में कर सकते हैं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब ये पॉसिबल है। इंडियन गवर्नमेंट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, जो एक एम्बिशियस प्लान है जिसे पर्वतमाला योजना के अंडर लॉन्च किया गया है। ये रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 12.9 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 1200 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा। दुनिया का सबसे लंबा रोपवे 11,500 फीट की ऊंचाई पर, वो भी उत्तराखंड में। पर सवाल ये है, क्या ये रोपवे हिमालय रीजन के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है या फिर हम जोशीमठ वाली गलती एक बार फिर दोहरा रहे हैं? अगर आपको याद होगा तो अराउंड 2 साल पहले अचानक से जोशीमठ के घरों में दरारें आने लगी, जमीन धंसने लगी, जिसके कारण काफी लोगों को घरों से बेघर होना पड़ा। और उस डिजास्टर का जो मेन रीजन था वो था हैवी कंस्ट्रक्शन ऑन आवर डेलिकेट माउंटेन्स। फिर वो 4 धाम के लिए रोड्स वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स हो या अंडरग्राउंड टनल प्रोजेक्ट्स। हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन स्मार्ट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। रोपवे बनाए लेकिन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट सीरियसली हो, अर्थक्वेक रेजिलेंट डिजाइन हो, क्राउड कंट्रोल मेजर्स हो ताकि ओवरक्राउडिंग से बचा जा सके, जो इस समय हर पिलग्रिमेज के लिए एक सीरियस इशू है। और सबसे जरूरी है, लोकल कम्युनिटीज के लिए अल्टरनेट लाइवलीहुड्स क्रिएट किया जाए ताकि वो भी इस चेन के साथ ग्रो करें, ना कि उन्हें काम की तलाश में दूसरे शहरों में भटकना पड़े। केदारनाथ यात्रा अब तक सिर्फ 2 ऑप्शन से होती थी, या तो 16 से 18 किलोमीटर का टफ ट्रैक या महंगे हेलीकॉप्टर राइड। रोपवे आने के बाद सीनियर सिटीजन्स और हेल्थ इशू वाले लोग भी इजिली जा सकते हैं। पर ओवर 1800 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब पर डे 18,000 लोग। लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स, काफी नए ऑप्शंस आएंगे। पालकी और घोड़े से होने वाली एनिमल क्रूरल्टी में भी कमी आएगी। हेलीकॉप्टर नॉइज और फ्यूल इमिशंस में रिडक्शन, ये सब सही है, लेकिन केदारनाथ एक इको सेंसिटिव जोन है। कंस्ट्रक्शन के लिए होगा लार्ज स्केल फॉरेस्ट क्लियरेंस, हैवी मशीनरी का यूज, वेस्ट जनरेशन इन हिमालयस, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यूज है। 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी में हम वैसे भी देख चुके हैं कि जब नेचर सजा देने पर आता है तो उसका तरीका काफी भयानक होता है। और सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, जोशीमठ में जो क्रैक्स आए थे उनका मेन रीजन भी तो अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन ही था। जोशीमठ इज सिंकिंग लिटरली। एक्सपर्ट ने बोला सॉइल फ्रेजाइल है, लोड ज्यादा हो गया है। क्या अब हम केदारनाथ को भी उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं? जब रोपवे बनेगा, ट्रैकिंग रूट्स पर छोटी दुकानें, टी स्टॉल्स बंद हो सकती हैं। घोड़ा पालकी चलाने वाले पोर्टर्स, उनका लाइवलीहुड इफेक्टेड होगा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट और ट्रेडिशनल इनकम सोर्सेस खत्म हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ कारणोंवश वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट्स के टाइम वहां के लोकल्स ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। हम ये भी जानते हैं कि रीजन एक हाई सेस्मिक जोन में आता है, मतलब अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा हैं। अगर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ली प्लान्ड हुआ तो रिजल्ट डिजास्टर्स हो सकते हैं। बात सिर्फ यहाँ रोपवे की नहीं है। जितने ज्यादा टूरिस्ट, उतने ज्यादा वेस्ट, उतना ही ज्यादा वाटर प्रेशर, उतना ही ज्यादा सैनिटेशन ब्रेकडाउन और ये ओवर टूरिज्म हम उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश और न जाने कई जगह ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या केदारनाथ अगला एग्जाम्पल बनेगा? उत्तराखंड की जियोग्राफिकल कंडीशन इतनी टफ है कि यहाँ हर पहाड़ी टाउन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकता है अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाए तो। पर अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी जरूर होंगे, और शायद गवर्नमेंट इतने बड़े प्रोजेक्ट से पहले इन कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी कंसिडर करे। मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, रोपवे से हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, पर इससे एनवायरनमेंट और लोकल इकोनॉमी पर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो क्या हम दोनों बैलेंस कर सकते हैं? शायद, अगर हम समय पर सुधार कर लें। आपका क्या मानना है? क्या केदारनाथ रोपवे एक जरूरी इनिशिएटिव है या हिमालय पर एक और प्रेशर? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।